नमस्कार। राव मालदेव के अधीन मारवाड़ के उत्कर्ष की चर्चा के संदर्भ में विगत 2 व्याख्यानों में हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक की चर्चा की। राव जोधा के अधीन मारवाड़ का उत्कर्ष या विकास किस तरह हुआ इसकी चर्चा की। अब जो आपकी बीए द्वितीय वर्ष के इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो उसका नाम राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण है, आपको पता ही है, उसकी इकाई द्वितीय के द्वितीय टॉपिक राव मालदेव के अधीन मारवाड़ का उत्कर्ष की जो मेन थस्ट एरिया है, जो मुख्य उसका एरिया है, उसकी चर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। राज्याभिषेक के समय आखिर मालदेव का जब राज्याभिषेक हुआ तो मारवाड़ की किस प्रकार की स्थिति थी। इससे पूर्व हमने ये भी चर्चा की पिछले व्याख्यान में कि राव गंगा की मृत्यु के संदर्भ में किस तरह से राव मालदेव के उत्तरदायित्व को इतिहासकारों ने निर्धारित करने का प्रयास किया। तो राव मालदेव गंगा का सबसे बड़ा पुत्र था, राव गंगा का, और इसका जन्म 5 सितंबर 1511 ईस्वी को हुआ। उसकी माता सिरोही के देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। गंगा के शासनकाल में ही मालदेव ने अपने आप को एक सुयोग्य एवं पराक्रमी सेनानायक सिद्ध कर दिया था। गंगा द्वारा सोजत की विजय में मालदेव की प्रमुख भूमिका रही थी। सेवकों के युद्ध में भी सेवकी के युद्ध में भी मालदेव के पराक्रम तथा नेतृत्व के कारण गंगा को सफलता मिली थी। गंगा के प्रतिनिधि की हैसियत से मालदेव ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था और राणा सांगा ने मुगलों के दक्षिणी पार्श्व पर आक्रमण करने का दायित्व मालदेव को ही सौंपा था। मालदेव का प्रारंभिक आक्रमण इतना भयंकर था कि मुगल सेना इसका दबाव सहन न कर पाई और बाबर को तत्काल इस पार्श्व की सहायता के लिए सैनिक दस्ते भेजने पड़े। मुगलों के साथ प्रतिरोध का अध्याय यहीं से शुरू हो जाता है। घायल सांगा को सुरक्षित स्थान तक ले जाने वाले विश्वस्त सरदारों में मालदेव भी एक था। गंगा की मृत्यु के बाद 1532 ईस्वी और कुछ स्रोतों के अनुसार 1531 ईस्वी में मालदेव मारवाड़ राज्य तथा राठौड़ों का शासक बना, परंतु उत्तराधिकार में उसे केवल जोधपुर और सोजत के 2 परगने प्राप्त हुए थे। अन्य परगनों में राठौड़ सरदार केंद्रीय सत्ता से लगभग स्वतंत्र हो चुके थे और जोधपुर के शासक को वे केवल कुलीय नेता मानकर उसका सम्मान करते थे, न कि अपना शासक मानकर। स्वजाति प्रेम के कारण संकट काल में वे जोधपुर राज्य को सैनिक सहयोग देना अपना कर्तव्य मानते थे, परंतु इसके लिए वे किसी प्रकार से बाध्य नहीं थे। इसका मुख्य कारण यह था कि इन राठौड़ सरदारों अथवा उनके पूर्वजों को ये परगने जोधपुर राज्य की ओर से जागीरों के रूप में प्राप्त नहीं हुए थे, अपितु उन्होंने जोधपुर राज्य की सहायता अथवा कभी बिना सहायता के अपने स्वयं के पराक्रम से जीते थे और अपने ही बलबूते पर अभी तक अपने अधिकृत क्षेत्रों पर वे अपना अधिकार बनाए हुए थे। जोधपुर मारवाड़ के राठौड़ों की परंपरागत राजधानी थी। यहाँ का शासक राजस्थान के सभी राठौड़ सरदारों का जातीय नेता समझा जाता था। राठौड़ों के अलावा अन्य जातियों ने भी मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में अपना शासन कायम रखा था, जैसे कि बिलाड़ा में सीरबी, भद्राजूण में बीरा सीघल, नागौर में मोहम्मद खान, जैसलमेर में भाटी लूड़करण, फतेहपुर झुंझुनू डीडवाना में कायम खानी मुसलमानों, जालौर में बिहारी पठानों का और अजमेर में जगमाल का शासन था। परंतु मालदेव एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह सांगा के पदचिन्हों पर चलकर उत्तरी भारत में राजपूतों की सर्वोच्च सत्ता को पुनः स्थापित करना चाहता था। उसने अपनी निरंतर सैनिक विजयों तथा कूटनीति के द्वारा मारवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और अपने राज्य को उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। इसीलिए समकालीन फारसी इतिहासकारों अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन आदि ने उसे हिंदुस्तान का हसमत वाला शासक कहा है और मुक्तकंठ से उसकी शूरवीरता की प्रशंसा भी की है। मालदेव के समय जो मारवाड़ की परिस्थितियाँ थीं वो उसके लिए अनुकूल
एक अवसर प्रदान कर रही थीं और अपनी महत्वाकांक्षी और विस्तारवादी नीति को कार्यान्वित करने का उसे यह अनुकूल अवसर प्रतीत हो रहा था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर की सन 1530 ईस्वी में मृत्यु हो चुकी थी। उसका उत्तराधिकारी हुमायूं विलासी, अकर्मण्य तथा अयोग्य सिद्ध हो रहा था। उसे अपने शासन के प्रारंभिक 10 वर्षों में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और अफगानों के नवोदित नेता शेर खां सूरी से निरंतर संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसे अपने साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ा। अपने उपर्युक्त शत्रुओं के साथ संघर्ष में उलझे रहने के कारण हुमायूं को मारवाड़ की तरफ ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिल पाया। खानवा के बाद राजस्थान का राजनीतिक संतुलन भी डगमगाया। राणा सांगा की पराजय और उसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु के परिणामस्वरूप मेवाड़ राजवंश की शक्ति, जो उत्तरी भारत में अपनी सर्वोच्चता की ओर अग्रसर हो रही थी, को अपंग बना दिया। सांगा की मृत्यु से राजपूती नेतृत्व का जो स्थान रिक्त हो गया था, उसकी पूर्ति अपेक्षित थी, परंतु मेवाड़ के तत्कालीन राणाओं में उस स्थान की पूर्ति करने योग्य क्षमता न थी। सांगा के बड़े पुत्र तथा उत्तराधिकारी राणा रत्न सिंह की राज्याभिषेक के थोड़े दिनों बाद ही मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद सांगा के दूसरे पुत्र विक्रमादित्य को राणा बनाया गया, परंतु वह उद्दंड तथा अयोग्य निकला और दासी पुत्र बनवीर ने उसकी हत्या करके मेवाड़ की बागडोर अपने हाथ में ले ली। बनवीर ने सांगा के अंतिम जीवित पुत्र उदय सिंह को भी समाप्त करने की योजना बनाई थी, परंतु पन्नाधाय के त्याग ने उसे बचा लिया। इसलिए राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन में पन्नाधाय का महत्व आज भी चर्चित और स्थापित रहता है। कुछ दिनों बाद मेवाड़ के सरदारों ने बनवीर को मौत के घाट उतार दिया और उदय सिंह को राणा बनाया गया। इस प्रकार सांगा की मृत्यु के बाद एक लंबे समय तक मेवाड़ के शासक अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझे रहे और राजस्थान की राजनीति में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर पाए। पूर्वी राजस्थान में आमेर के कछवार राजपूतों का शासन था, परंतु इस अवधि में उनकी पारस्परिक कलह ने उन्हें भी शक्तिहीन बना दिया। बीकानेर में राठौड़ों का शासन था, परंतु उनमें मालदेव का सामना करने तथा उसकी विस्तारवादी नीति को रोकने की क्षमता नहीं थी। समाजता अनुकूल परिस्थितियों में मालदेव ने अपनी शक्ति को संगठित करके अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करते हुए मारवाड़ के उत्कर्ष में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। मालदेव ने उपर्युक्त परिस्थितियों का लाभ उठाकर विस्तारवादी कार्यक्रम को हाथ में लिया। उसने सर्वप्रथम अपने पड़ोसी सरदारों को, जो लगभग स्वतंत्र शासकों की भांति शासन कर रहे थे, जीतने का निश्चय किया। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार 1533 ईस्वी में उसने फलौदी के भाटी राजपूतों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और फलौदी को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। 1535 ईस्वी में उसने नागौर के शासक दौलत खां पर आक्रमण किया। दौलत खां पराजित हुआ और नागौर पर मालदेव का अधिकार हो गया, परंतु नागौर के खान ने कुछ दिनों बाद मालदेव के सैनिकों को खदेड़कर पुनः नागौर पर अपना अधिकार कर लिया। 2 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद नागौर पर मालदेव का पुनः अधिकार हो गया। 1536 ईस्वी में मालदेव ने बिलाड़ा पर आक्रमण किया। वहाँ के सिरवियों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद मालदेव ने सिवाड़ा पर आक्रमण किया। उसके आक्रमण का एक कारण यह था कि नागौर अभियान के समय मालदेव ने सिवाड़ा के शासक डूंगर सिंह को सहायता के लिए आने को लिखा था, परंतु उसने मालदेव के आदेश की अवज्ञा की। इस पर 1538 ईस्वी में मालदेव ने सिवाड़ा पर अधिकार करने के लिए एक सेना भेजी, जो अपने उद्देश्य में नाकामयाब रही। तब मालदेव स्वयं सिवाड़ा गया। डूंगर सिंह ने लंबे समय तक मालदेव का सामना किया, परंतु रसद की कमी हो जाने पर डूंगर सिंह किला छोड़कर भाग गया और सिवाड़ा पर मालदेव का अधिकार हो गया। भद्राजून तथा रायपुर पर भी मालदेव ने अधिकार किया। ये भद्राजून जोधपुर से लगभग 50 मील की दूरी पर स्थित है और उस समय इस पर सिंघलों का अधिकार था। सिंघलों का सरदार था वीरा। यह 1539 ईस्वी में मालदेव ने भद्राजून पर वीरा पर आक्रमण किया।
इस अभियान में मेड़ता के बीरमदेव ने भी मालदेव का साथ दिया। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद वीरा मारा गया और भद्राजून पर मालदेव का अधिकार हो गया। इसके बाद मालदेव ने रायपुर के सिंगलों पर भी आक्रमण किया। रायपुर का सिंगल सरदार भी लड़ता हुआ मारा गया और रायपुर पर भी मालदेव का अधिकार हो गया। तो सिंगलों की पराजय तथा भद्राजून और रायपुर की प्राप्ति से मालदेव की शक्ति काफ़ी बढ़ गई। जालौर एक बड़ी सत्ता के रूप में राजस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई था, मध्यकालीन राजस्थान में। तो जालौर पर इस समय बिहारी पठानों का अधिकार था। मालदेव ने जालौर के शासक सिकंदर खां को बिलोचियों का दमन करने में भरपूर सहायता दी थी, परंतु सिकंदर खां उसके उपकार को भुलाकर उसे ही समाप्त करने की बातें करने लगा। जब मालदेव ने इन बातों की जानकारी मिली तो 1540 ईस्वी में उसने जालौर पर आक्रमण कर दिया। सिकंदर खां को बंदी बनाकर कैद खाने में पटक दिया गया। कैद में रहते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। अन्य बिहारी पठानों को जालौर से खदोड़ दिया गया और जालौर को जोधपुर राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। मेवाड़ के भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने में मालदेव सफल रहा। बणवीर के शासनकाल में मेवाड़ में व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाकर मालदेव ने मेवाड़ के कुछ क्षेत्रों बदनौर, कोशीथल, बीजलपुर, मदारिया, नाडोल और जहाजपुर पर अपना अधिकार कायम करके इन क्षेत्रों को अपने सामंतों को जहांगीर के रूप में प्रदान किया। नैणसी की ख्यात तथा वीर विनोद दोनों से ज्ञात होता है कि बणवीर के विरुद्ध मालदेव ने उदय सिंह को सहायता दी थी, जिसके फलस्वरूप उदय सिंह मेवाड़ का सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहा, परंतु बाद में दोनों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न हो गया। वैमनस्य के कारण जैत सिंह की छोटी पुत्री, जो मालदेव की छोटी साली थी और जिसके साथ भी मालदेव विवाह करना चाहता था, का विवाह महाराणा उदय सिंह के साथ किया जाना था। कुछ विद्वानों का मानना है कि मालदेव ने मेवाड़ का सहयोग खोकर अच्छा काम नहीं किया। राव गंगा ने अपने शासनकाल में मेड़ता क्षेत्र वरसिंह और दूदा को प्रदान किया था। वरसिंह की मृत्यु के बाद राव दूदा मेड़ता का शासक बना। दूदा के बाद राव बीरमदेव शासक हुआ। तो मेड़ता पर भी मालदेव ने अधिकार किया। राव गंगा के शासनकाल में एक हाथी को लेकर राजकुमार मालदेव और बीरमदेव में वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। मारवाड़ के सिंहासन पर बैठने के बाद मालदेव ने बीरमदेव को नष्ट करने का निश्चय किया। यद्यपि बीरमदेव ने मालदेव की सेवा करना स्वीकार कर लिया था। जब बीरमदेव मालदेव की सेवा में जोधपुर ठहरा हुआ था तो मालदेव ने नागौर के खान तथा पमारों और वरसिंह के पुत्रों को मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए भड़काया और वे मेड़ता पर चढ़ आए। जब बीरमदेव को उनकी चढ़ाई की सूचना मिली तो चुपचाप जोधपुर से मेड़ता पहुंचा और आक्रमणकारियों को मार भगाया। मालदेव के शासन के प्रारंभिक वर्षों में गुजरात के बहादुर शाह ने अजमेर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और वहां अपने अधिकारियों को नियुक्त कर वापस लौट गया। बहादुर शाह के लौटने के कुछ वर्षों बाद बीरमदेव ने अजमेर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। मालदेव उसकी सफलता से जल उठा और उसने बीरमदेव को कहलवाया कि वह अजमेर उसे सौंप दे, परंतु बीरमदेव ने अजमेर सौंपने से इनकार कर दिया। तब मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। कुछ दिनों के संघर्ष के बाद मेड़ता पर मालदेव का अधिकार हो गया। मेड़ता से निष्कासित बीरमदेव ने रिया पर आक्रमण कर उसे जीतने का प्रयास किया, परंतु मालदेव के सरदार जेता और कूपा ने उसको अजमेर की तरफ खदेड़ दिया। मारवाड़ की सेना ने जानबूझकर अपने ही स्वजाति बीरमदेव का पीछा नहीं किया। इसके बाद मालदेव ने अजमेर पर अधिकार कर लिया। बीरमदेव के हाथ से जब मेड़ता निकल गया तो रिया के युद्ध में उसे पराजित होना पड़ा। फिर भी मालदेव को संतोष नहीं हुआ। उसने बीरमदेव को अजमेर से खदेड़ने का निश्चय किया, क्योंकि वह अजमेर को आधार बनाकर मेड़ता पर पुनः अधिकार करने के प्रयास में जुटा हुआ था। 1538 में मालदेव ने उसको अजमेर से निकालने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी। इस सेना ने बीरमदेव को अजमेर से खदेड़ दिया। इसके बाद मालदेव की सेना ने सांभर, चाकसू, लालसोट आदि क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। बीरमदेव भागकर कछवार रायमल शेखावत के पास गया। वहाँ से वह मलारणे के मुसलमान थानेदार से मिला था। थानेदार से रणथंभौर के मुस्लिम हाकिम के पास ले गया, जो उसे शेरशाह सूरी के पास ले गया। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार मालदेव ने टोंक राज्य का कुछ क्षेत्र और डीडवाना क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कायम किया और वहाँ पर अपने विश्वस्त अधिकारियों को नियुक्त कर उसने इन क्षेत्रों में जागीरें प्रदान की। बीकानेर विजय मालदेव की प्रारंभिक विजयों में उल्लेखनीय है और बीकानेर विजय के बाद ही मालदेव का उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है, जिस पर अलग से एक व्याख्यान आपको
एक दिया जाएगा। और बीकानेर विजय जो है उसकी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर मालदेव ने राजस्थान में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया ताकि उत्तर भारत की राजनीति में वह एक प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त उसने अपने स्वजाति राठौड़ बंधुओं का भी ख्याल नहीं किया। राठौड़ बीरम देव का राज्य जीतने के बाद उसने बीकानेर के राठौड़ राज्य को जीतने का निश्चय किया। बीकानेर इस समय राव जैतसी का शासन था। जैतसी ने मालदेव के पिता गंगा को गांगाणी के युद्ध में सहायता दी थी और मारवाड़ के राठौड़ राज्य के साथ उसके बड़े ही मैत्रीपूर्ण संबंध थे, परंतु सर्वोच्चता या पैरामाउंटेसी की महत्वाकांक्षा रखने वाले मालदेव को जैतसी की स्वतंत्र सत्ता खटकने लगी थी। अतः स्वतंत्र सत्ता खटकने लगी थी और इस प्रकार मालदेव का जो चरमोत्कर्ष है वो दिखाई पड़ता है आगे। और मालदेव ने प्रसन्न होकर डीडवाना और झुंझुनू की जागीर के साथ बीकानेर का प्रबंध भी कूपा के सुपुर्द कर दिया था और बीकानेर विजय प्राप्त की। आगे हम आपको अगले व्याख्यान में मालदेव का जो चरमोत्कर्ष है उसकी चर्चा करेंगे। इस राव मालदेव की प्रारंभिक विजयों के संदर्भ में यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि उनका समाधान किया जा सके। और यदि आपको मालदेव से जो ये प्रारंभिक पोर्शन, इसमें आमतौर से जो प्रश्न आते हैं उसकी किसी एक विजय पर ए सेक्शन में लिखने को आते हैं, प्रारंभिक विजयों पर प्रश्न उसके पूछे जाते हैं। तो आपने इसमें जो भी जिज्ञासा हो अवश्य एक बार मैं यही कहना चाहूँगा चैट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।